So hi everyone, this side Naman, and today we are here to start with the revision for SA 230 audit documentation. So what do you mean by audit documentation? Audit documentation is a very simple term. इसका मतलब होता है what audit procedures we have performed. We need to document what we need to document. We need to document what audit procedures we have performed, what audit evidence we have obtained, and the conclusions that we have reached on the basis of that evidence. So the definition of audit documentation is it is the record of the audit procedures performed, audit evidence obtained, and the conclusions the auditor reached. The documentation of the audit procedures performed, audit evidence obtained, and the auditor's conclusion is basically known as audit documentation. So this is the definition of audit documentation, right? And now we proceed to the another concept, that what is the nature and purpose of audit documentation. Why do we need to prepare audit documentation? तो सबसे important है, it is the basis for our conclusion. ठीक है, तो it evidences the auditor's basis for a conclusion about the achievement of the overall objective of the auditor in accordance with SA 200. तो ये basically हम यहाँ पे क्या क्या document कर रहे हैं? We are documenting audit procedures, audit evidence obtained, and the conclusion that we have reached. So this is the basis for our conclusion that we have achieved the overall objective of audit that is required as per SA 200. और दूसरा क्या होता है, हम इसमें ये बताते हैं हमने ये audit procedures perform किए, तो इसका मतलब क्या है? It is an evidence that the audit was परफॉर्म्ड एंड प्लान्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो दो चीजों को ये एविडेंस करता है. देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट कर रखा है? एक प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट कर रखे हैं, एविडेंसेस डॉक्यूमेंट कर रखे हैं, एंड कंक्लूजन डॉक्यूमेंट कर रखे हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? इट्स वेरी सिंपल. इट एविडेंसेस व्हाट इट एविडेंसेस कि द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन. इट इज द एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन. और वो दूसरा एविडेंस क्या चीज का है कि द ऑडिट वाज performed in accordance with these assays, these essays है ना. तो standards on audits का compliance हुआ है. तो apart from these two purposes there are some additional purposes of audit documentation too. तो अगर पेपर में आता है what is the purpose of audit documentation, you need to first elaborate these 2 points. These are the two main primary purpose of the audit documentation. But apart from these 2 points, audit documentation also serves some additional point. ठीक है, क्या हेल्प करता है? अब आपकी पिछली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से आपको हेल्प होगी अगले साल का ऑडिट को प्लान एंड परफॉर्म करने में. ठीक है, असिस्टेंट इन द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट. तो नेक्स्ट ईयर का ऑडिट एंगेजमेंट वी कैन इजीली प्लान एंड परफॉर्म इट. ठीक है, और दूसरा क्या ऑडिट वर्किंग पेपर से हमें हेल्प होगी. ठीक है, वी कैन इन द नेक्स्ट ईयर वी कैन डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क. इट हेल्प अस इन डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग द ऑडिट वर्क. ठीक है, फिर अपन चलते हैं. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा होता है? उस बंदे का नाम होता है जिसने वो वर्क पेपर बनाया होता है. तो उसका इसका मतलब क्या है? वी हैव फिट्स द अकाउंटेबिलिटी. तो इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क. तो ये भी एक पर्पज है. साथ साथ में ये हेल्प करता है टू कैरी फॉरवर्ड सम मैटर्स दैट आर ऑफ कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस. लेट्स सपोज हमारी परमानेंट ऑडिट फाइल है, तो वो वाले मैटर्स हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो देखो है ना, तो और क्या क्या हेल्प करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? इट्स वन ऑफ द पर्पस इज ऑल्सो टू हेल्प अस इन कंडक्टिंग द क्वालिटी रिव्यूज. जो अपने पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू होता है ना, उसको भी उसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन इज आर प्रूफ दैट वी हैव परफॉर्म आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद दीज एसेज. ठीक है, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस लाइक फॉर एग्जांपल नफरा की इंस्पेक्शन. ठीक है, तो नफरा अगर हमसे पूछता है कि आपने दिखाओ आपने ऑडिट कैसे परफॉर्म किया है, तो वी कैन शो दैट वी हैव प्रिपेयर्ड आवर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और हम प्रूव कर सकते हैं दैट वी हैव परफॉर्म्ड आवर ऑडिट इन अ मैनर दैट इज रिक्वायर्ड बाय एसेज. तो देखो बहुत सिंपल है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? इट इज द सीक्वेंस, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट procedures performed, audit evidence obtained, and the conclusion the auditors reached. Then what is the purpose of preparing audit documentation? It's very simple. What is the purpose? It evidences क्या evidence देता है ये कि the auditor it is the evidence for the auditor's basis for a conclusion that he has achieved the overall objective of audit that is required as per SA 200. साथ साथ में वो ये इस चीज का भी evidence है that he has planned and performed
ठीक है, उसने अपने प्रोसीजर सही तरीके से परफॉर्म किए हैं इन अकॉर्डेंस विद एसेस, ये चीज को एविडेंस करता है. दिस इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल अदर एडिशनल पर्पसेस. एडिशनल पर्पस क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, ये हमें क्वालिटी रिव्यू करवाने में हेल्प करता है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन कराने में हेल्प करता है. साथ साथ में इससे हम अगले साल के ऑडिट को प्लान एंड परफॉर्म कर सकते हैं. साथ साथ में डायरेक्ट एंड सुपरवाइज एंड वी कैन डिस्चार्ज आवर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. साथ साथ में वर्किंग पेपर्स फिट्स आवर अकाउंटेबिलिटी for the work that we have documented, and we can carry forward matters that are of continuing significance to future audits, retaining a record of matters of continuing significance to future audit. तो जो हमारी वर्किंग पेपर में जो परमानेंट ऑडिट फाइल जिसे हम बोलते हैं, तो हम उसे आगे के टाइम में भी ले जा सकते हैं. दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो वी हैव कवर्ड 2 कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. कितना डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, ठीक है, कितने पेपर लगाने हैं. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड, ताकि तीसरे बंदे को ताकि किसी तीसरे ऑडिटर को जिसका कोई कनेक्शन नहीं है ऑडिट्स के, वो भी ये बंदा समझ जाए कि क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए थे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म. देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीजें होती है, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट कंक्लूजन. ठीक है, तो क्या किस नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट तक के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए थे, क्या रिजल्ट थे उन ऑडिट प्रोसीजर्स के, एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, उन प्रोसीजर से हमें क्या एविडेंसेस मिले. मतलब कोई बंदा देख के ये पता लगा ले, इतनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर देख के पता लगा ले कि क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए थे, क्या ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन हुए थे, एंड क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स थे जो अराइज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड द कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड देयर ऑन दोज मैटर. ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, किन मैटर्स में व्हाट प्रोफेशनल जजमेंट वी हैव अप्लाइड टू अराइव्ड एट दोज कॉन्क्लूजन्स. तो बेसिकली इसमें भी हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब देखो, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इतना मेंटेन करना है कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर समझ पाए, एक्सपीरियंस ऑडिटर समझ पाए क्या एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, क्या रिजल्ट थे उन प्रोसीजर्स के, एंड क्या एविडेंसेस हमें ऑब्टेन हुए, साथ साथ में सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या राइज हुए, और क्या क्या हमने कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया, एंड क्या हमने प्रोफेशनल जजमेंट यूज करी इन अराइविंग एट दोज कॉन्क्लूजन. तो ये फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में दिखना चाहिए, ताकि एक्सपीरियंस ऑडिटर उस डॉक्यूमेंटेशन को देख के समझ जाए. लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पास्ट आरटीपीज, एमटीपी में बार बार आ रहा है, तो ध्यान से समझना. देखो, एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ ली अपन ने, फिर उसका पर्पस समझा. पर्पस क्या था? इट एविडेंसेस द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन एंड इट इज अ प्रूफ दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एसिस. साथ साथ में कुछ एडिशनल पर्पसेस भी थे कि हमें एक्सटर्नल रिव्यूज में काम आता है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में काम आता है, या फिर क्वालिटी रिव्यू में काम आता है, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद एसक्यूसी. ठीक है, राइट. फिर अपन ने पढ़ा था इट फिट्स द अकाउंटेबिलिटी, वी कैन कैरी फॉरवर्ड द मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ईयर, हमने पढ़ा था. ठीक है, तो दीज आर सम एडिशनल पर्पसेस. फिर हम आए फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना रखना है, तो मैंने बोला इतना रखना है कि उससे एक एक्सपीरियंस ऑडिटर समझ पाए क्या एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए थे, इस ऑडिट प्रोसीजर का क्या रिजल्ट रहा, और क्या एविडेंसेस हमें मिले, साथ साथ में क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए, क्या क्या हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, और क्या जजमेंट लगाई हमने टू अराइव एट दोज कंक्लूजन. ठीक है, लेकिन अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, वर्किंग पेपर ज्यादा होंगे या कम होंगे, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स. किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगी या कम होगी. सवाल ये है. तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोसीजर्स ज़्यादा परफॉर्म करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगी. तो सिंपल सी बात है, अगर आप मान लो द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, अगर आप मान लो टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो, आपने वाउचर्स वेरीफाई कर रहे हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डाउट है कंपनी के ऊपर, आपने एक वाउचर वेरीफाई किया है, तो सब्सटैंटिव अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपकी ज़्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगी. वही आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे रिलाय
कर रहे हो तो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम होगी। तो सिंपल सी बात है, जिस टाइप का ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे उतनी ज़्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। रिलायंस का ऑडिट करोगे तो ज़्यादा वर्क पेपर बनेंगे, ठीक है, और एक छोटी सी कंपनी ऑडिट करोगे तो छोटे से वर्क पेपर बनेंगे। तो द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। अब देखो ऑडिट प्रोसीजर हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतने टफ हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाइड रोमम मतलब बेसिकली क्या है, दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंटेंट ऑफ द वर्किंग पेपर। साथ साथ में अगर मान लो एक हमें ऑडिट एविडेंस जो मिल रहा है वो बहुत परसुएसिव है, बहुत कंक्लूसिव एविडेंस मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उस एक ही एविडेंस से सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो एक हमें एविडेंस परसुएसिव नहीं मिल रहा तो वी विल परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और हम दूसरा एविडेंसेस भी लेंगे, तो हमें सारे एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो हमें एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंस मिल गया तो हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमें सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहे, हमें बहुत सारे ऑडिट एविडेंस लेने पड़ रहे हैं, देन आवर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल इंक्रीज। तो देखो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में सेम पॉइंट याद रखने हैं, प्रोसीजर्स, एविडेंसेस एंड कंक्लूजन, वो होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, जितने टफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे उतना फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट बढ़ता जाएगा। साथ साथ में जितना सिग्निफिकेंट एविडेंस मिला उतने कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अदरवाइज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बढ़ती जाएगी। फिर तीसरा एडिशनल पॉइंट आ गया साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। अब देखो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड करता है कि हमने रोमम क्या ढूंढा है, रिस्क हमने कितनी ढूंढी है, ठीक है। एंड फिर अपना आ जाता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। दिस इज बेसिकली द एडिशनल पॉइंट। जितनी ज्यादा एक्सेप्शंस मिली आपको, आपने उतने ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा बनी, ठीक है। एंड द नीड टू डॉक्यूमेंट कंक्लूजन टू कितने कंक्लूजन्स को हमें डॉक्यूमेंट करना है। देखो कंक्लूजन को तभी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है जब मान लो वो रेडिली पता नहीं चल पा रहा कि हमने इस प्रोसीजर को परफॉर्म करके ये एविडेंस ऑब्टेन किए और ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, है ना। तो कंक्लूजन को डॉक्यूमेंट तभी करना पड़ता है जब या तो कोई मिसस्टेटमेंट मिली या कुछ अलग सी चीज मिली, अदरवाइज तो हम सीधा लिख के छोड़ देते सेटिस्फैक्टरी, मतलब कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, ठीक है। तो अब अगर मान लो कोई मिसस्टेटमेंट मिली तो हमें उतना ज्यादा कंक्लूजन को इलेबोरेटेड लिखना पड़ेगा। तो द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन एंड द ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज। तो देखो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वापस से तीन चीजें, प्रोसीजर्स, एविडेंसेस एंड कंक्लूजन। प्रोसीजर्स किस किस की चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, रोमम के ऊपर एंड द नेचर ऑफ एक्सेप्शंस के ऊपर। कितनी एक्सेप्शंस मिली उस हिसाब से हम ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ा देंगे, राइट, है ना। तो बेसिकली द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, द रोमम, द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड हमारा हो गया द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन। अब ये बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन आया पेपर में। अब मिस्टर ए, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ट्रू प्राइवेट लिमिटेड, व्हाट फैक्टर्स वुड इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर, ठीक है। मतलब अब देखो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी जो अपन ने पढ़ा साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। लेकिन अभी आप देखो बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे बोलेंगे व्हाट फैक्टर्स वुड इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ द वर्किंग पेपर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। अब बच्चों ने यहाँ पे वर्ड देख लिया पर्पस, अब वो डेट चिपका देंगे पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट फैक्टर्स वुड इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर, कितना वर्किंग पेपर मेंटेन करना है, वो 20 फैक्टर से ड्राइव होता है। वो बेसिकली ड्राइव होता है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जितनी बड़ी एंटिटी उतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, जितने टफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बेसिकली अपन को आंसर में लिखना है। अब अपन आते हैं मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है एज पर SA 560, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इवेंट दैट इज इन योर फिनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, डेट ऑफ बैलेंस शीट से लेके शुरू होता है एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के चलता है, ठीक है। साथ साथ में डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बाद वाला पीरियड भी सब्सिक्वेंट इवेंट होता है। अब आपके एफआर में क्या होता है, जिस दिन एफआर में क्या होता है सब्सिक्वेंट इवेंट, जिस दिन आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ वहां से शुरू होता है वो पीरियड, और जिस दिन अप्रूव नहीं हो जाता बोर्ड के द्वारा फाइनेंशियल उस दिन तक ही होता है सब्सिक्वेंट इवेंट। उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नॉट कवर्ड इन सब्सिक्वेंट इवेंट। लेकिन ऑडिट में डिफरेंट होता है। ऑडिट में क्या होता है सब्सिक्वेंट इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट मे बी डिफाइंड एज द इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट एंड द ऑडिट रिपोर्ट। ये तो पहली लाइन हुई
ओनली। एंड दूसरा, एंड द फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, सारी डेट्स आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट। तो लेट्स सपोज मैं 2020-21 का ऑडिट कर रहा हूं, तो 31 मार्च 2021 के बाद में जितना भी टाइम पीरियड है, दैट इज ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर SA 560। क्योंकि यहां पे ये भी आता है, एंड द फैक्ट्स दैट बिकम टू नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो मतलब इसमें कोई एंड लिमिट नहीं है ऑडिट में कि कब सब्सिक्वेंट इवेंट खत्म होगा, है ना। तो डेफिनेशन इस तरीके से लिखी गई है कि बैलेंस शीट डेट से शुरू होगा, ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक चलेगा, साथ साथ में ऑडिट रिपोर्ट के बाद में भी चलता रहेगा, उसे एक अलग फ्रेज मिल गया है। तो इसका मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इज हैविंग इनडेफिनेट टाइम लिमिट, ठीक है। तो अब देखो ये ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका लॉजिक है बहुत। लेट सपोज मुझे पता चलता है बाद में जाके एक कंपनी में फ्रॉड था। अब मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ करना चाहता हूं, और मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहता हूं, ठीक है। अब मुझे पता चला मैं ढूंढ नहीं पाया उस चीज को, अब मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ करना चाहता हूं ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेयर हो जाए दैट देयर वाज सम स्टेटमेंट। तो मुझे बाद में पता चला, बहुत बाद में जाके, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट विड्रॉ करी और अब मैं नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करना जा रहा हूं। तो अब ऐसे 230 क्या बोलता है, इफ इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर परफॉर्म्स न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स और ड्रॉज न्यू कंक्लूजन आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब मैंने एक बार ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, तब भी मुझे पता चलता है मैंने गलत ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, अब मैं विड्रॉ कर रहा हूं अपनी ऑडिट रिपोर्ट और नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा हूं, तो मुझे क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मुझे किस सर्कमस्टांसेस की वजह से मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बदलना पड़ रहा है, क्या मैंने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, क्या मुझे एविडेंसेस मिले, क्या कंक्लूजन मैंने रीच किए, और इसका क्या इंपैक्ट है ऑन माय ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो क्या सर्कमस्टांसेस हुए कि मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट विड्रॉ करनी पड़ी और नई ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ रही है ना। तो मुझे क्यों बाद में आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ माय रिपोर्ट व्हाई आई नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, क्या क्या उसकी वजह से एविडेंसेस मिले, क्या कंक्लूजन था, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और किसके द्वारा ये चेंजेस किए गए और किसने इसे रिव्यू किया है, व्हेन एंड बाय हुम द रिजल्टिंग चेंजेस टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर मेड एंड रिव्यूड, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट कोई नया ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा किस सर्कमस्टांसेस में आपने ये परफॉर्म किया, क्यों परफॉर्म किया ये, और आपको क्या एविडेंसेस मिले, क्या कंक्लूजन आपने ड्रॉ किए, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, किसने बनाया इसे और किसने रिव्यू किया। ये 5-6 मैटर आपको डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे एडिशनली इन योर ऑडिट फाइल। तो अब देखो अपन चलते असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। जैसे ही ऑडिट खत्म हुआ, जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपकी ऑडिट फाइल तैयार हो जानी चाहिए, बढ़िया शानदार रूप में, ठीक है। तो ऑडिट फाइल आपकी तैयार हो जानी चाहिए। अब हमें उसे कितने टाइम तक रिटेन करना है, उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हमें 7 ईयर्स तक रिटेन करना है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट से 7 साल तक उसे मेंटेन करना है। लेकिन अब एक चीज बताओ, जो हमें ये 60 दिन मिले हैं, ये जो 60 दिन मिले हैं अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बढ़िया करने के लिए, क्या हम इसमें कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कोई नया प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकते, जो हमने पहले कर रखा है बस उसी को सजाना है, उसी को बढ़िया बनाना है, लेकिन कोई नया प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर नया प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पे फिर इस वाले पैरा में आ जाओगे और आपको बताना पड़ेगा क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या एविडेंस ऑब्टेन किए, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए, क्या इफेक्ट हो रहा है इसका ऑडिट रिपोर्ट में, किसने ये चेंजेस किए और किसने ये रिव्यू किए, ठीक है। तो आप ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद में कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकते, बस जो किया हुआ है उसे सजाना है 60 दिन के अंदर अंदर और ऑडिट फाइल को असेंबली दे देना है, जिसे 7 साल तक मेंटेन किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये फंडा है। अब अपन आते हैं ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। SQC1 बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि जो ओनरशिप है वो किसकी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ही मे at his discretion made portions of his audit documentation available to the clients। वो चाहे अपनी इच्छा से तो वो क्लाइंट्स को अपने वर्किंग पेपर के एक्सट्रैक्ट दे सकता है, लेकिन इस शेयरिंग की वजह से कभी भी उसकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट द डिस्क्लोजर, सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर और ऑफ हिज पर्सनल। मतलब मैं चाहूं तो अपनी इच्छा से अपने वर्किंग पेपर क्लाइंट को दे सकता हूं, लेकिन इसकी वजह से कभी भी मेरी इंडिपेंडेंस हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो
ICI का SQC1 बोलता है ऑडिट प्रॉपर्टी इज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. ही मेड डिस्क्रिशन, वो अपनी डिस्क्रिशन पे चाहे तो ही कैन शेयर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स और पोर्शन विद द क्लाइंट, बट दिस डज नॉट प्लीज एंश्योर दैट दिस डज नॉट अंडरमाइन योर इंडिपेंडेंस. आपकी इंडिपेंडेंस हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस लाइन, ठीक है. अब अपन को मान लो पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, डिस्कस द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोवाइड एक्सेस टू हिज ऑडिट वर्किंग पेपर्स टू रेगुलेटर्स एंड थर्ड पार्टीज, ठीक है. अब लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से समझना, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन थी, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन. तो देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, बट द एक्सेप्शन इज दैट इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन देन यू नीड टू प्रोवाइड, ठीक है. तो अगर मान लो रेगुलेटर हमसे कोई मांग रहा है या फिर कोई किसी लॉ में लिखा है कि हमें वर्किंग पेपर देना है, तो वी कैन शेयर, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो क्लॉज होता है, क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, वो ये बोल सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होगा अगर किसी लॉ ने बोला है आपको ये डॉक्यूमेंटेशन शेयर करनी है, ठीक है. तो इसी तरीके से सेम प्रिंसिपल पे SQC1 ने भी ये एक एक्सेप्शन दी, अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, ठीक है. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी of auditor, he can share it with the client, है ना. but please ensure that this does not undermine your independence. साथ में अगर law ने बोल दिया तो आप you can definitely share and this will not be the breach of confidentiality as per प्रोफेशनल एथिक्स एज वेल एज पर SA 200 और SQC1 में भी ये एक्सेप्शन लिस्टेड है. तो वो किसी का भी नॉन कंप्लायंस नहीं होगा अगर लॉ और रेगुलेशन आपसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है. अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में आया था, इसमें क्या था कि हम जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो ब्रांच ऑडिटर को बोल रहा है, ब्रांच ऑडिटर को क्या बोल रहा है कि भाई आप मुझे अपने वर्किंग पेपर्स दो, आप मुझे अपने वर्किंग पेपर्स दो. तो क्वेश्चन ये था कि आप वेदर प्रिंसिपल ऑडिटर इज करेक्ट, तो जवाब है नहीं. प्रिंसिपल ऑडिटर को ऐसे 600 के हिसाब से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं जहां पे उसे कॉम्पिटेंस इवैल्यूएट करनी होती है अपनी ब्रांच ऑडिटर की, अगर वो बंदा सीए नहीं है तो. लेकिन यहाँ पे वो बंदा सीए है जो ब्रांच ऑडिटर है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही डिड नॉट हैव द राइट टू हैव दोज डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज SA 230 सेज दैट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी है. तो जो प्रिंसिपल ऑडिटर है इज नॉट एंटाइटल्ड टू द वर्क पेपर्स ऑफ द ब्रांचेस. ये बेसिकली अपना ओवरऑल डिस्कशन खत्म हो जाता है. सो टू समराइज, SA 230 audit documentation, audit procedures performed, it is a record of the audit procedures performed, audit evidences obtained, audit conclusions reached. Nature and purpose बहुत simple है, it is the evidence of the auditor's basis for a conclusion plus it is the evidence that the audit was planned and performed in accordance with essays. साथ में additional purposes भी है, ये quality reviews में काम आता है, external inspection में काम आता है, it can be helpful for fixing the accountability. We can carry forward the matters that are of continuing significance to future audits. It help us in planning and performing the next year's audit. साथ में direction and supervision में भी help करना, including review responsibility. Form, content and extent of documentation इतना maintain करना है कि experienced auditor समझ पाए क्या NTE of the audit procedures perform किए गए, उन procedures के क्या result थे, क्या evidences obtained हुए and significant matters क्या arise हुए थे, conclusion हमने क्या draw किया and क्या professional judgment use करी in arriving at those conclusions. फिर फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बोला सेम, प्रोसीजर्स, एविडेंसेस एंड कंक्लूजन. जिस टाइप का ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब प्रोसीजर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रोमम के ऊपर एंड नेचर ऑफ एक्सेप्शंस के ऊपर. तो जितनी ज्यादा रिस्क है उतने ज्यादा प्रोसीजर, उतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है. तो दी आइडेंटिफाइड रोमम, ठीक है, आइडेंटिफाइड रोमम, ऑडिट प्रोसीजर्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन, the nature of exceptions and the reliance का ऑडिट कर रहे हो तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, छोटी कंपनियां कर रहे हो तो कम डॉक्यूमेंटेशन. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ठीक है. मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स. अगर मान लो आप बाद में अपनी ऑडिट रिपोर्ट को चेंज कर रहे हो तो आपको लिखना है क्या क्या सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर हुए, सर्कमस्टांसेस क्या क्या एनकाउंटर हुए, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, एविडेंसेस क्या मिले, कंक्लूजन क्या रीच किया, इसका इफेक्ट क्या है ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, किसने ये बनाया है, किसने
उसने ये रिव्यू किया है। फाइनल ऑडिट फाइल 60 दिन के अंदर अंदर, असेंबली ऑफ रिकॉर्ड्स विद इन रिटेन करना है फॉर 7 ईयर्स। आप क्या नया ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो इन 60 दिनों में? जवाब है नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ जो पहले किया उसे उसमें सजा सकते हो उसे, ठीक है, उसे एक तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकते हो। SQC1 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी किसकी? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। वो चाहे तो क्लाइंट को दे सकता है, लेकिन वो ये इंश्योर करेगा इस जो हमने डॉक्यूमेंटेशन शेयर करी है उसकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंस हैम्पर नहीं होनी चाहिए। सो वी विद दिस वी हैव कंप्लीटेड SA 230। सो थैंक्स अ लॉट।